दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में बहुत ही जानी पहचानी कंपनी का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ है यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है और इसके साथ ही इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, अगर करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स को बुकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। तो कंपनी इंडियन और इंटरनेशनल एयरलाइंस में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर टिकटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही कंपनी बस टिकटिंग, रेल टिकटिंग, कैब बुकिंग और साथ में जो इंडियन होटल्स हैं वहाँ पर इंडियन होटल्स में बुकिंग और होम स्टे फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर इनके वेबसाइट के थ्रू तो यहाँ पर आप एयर टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बस और रेल के टिकट भी बुक कर सकते हैं, होटल में बुकिंग कर सकते हैं और अगर आपको होटल नहीं चाहिए तो आप होम स्टे के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल कंपनी की जो सर्विस है वो इंडिया के 1490 सिटीज़ और टाउन्स में हमें देखने को मिलती है और इनके साथ 1,05,600 होटल्स जुड़े हुए हैं जहां पर आप बुकिंग कर सकते हैं। और अगर फिस्कल 23 की बात करें तो इनके जो वेबसाइट है यात्रा.com, मोबाइल एप्लीकेशन है, कॉर्पोरेट सेस प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ही जो अदर एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म है तो इनके जरिए ग्लोबली 2 मिलियन से भी ज़्यादा होटल जुड़े हुए हैं। और अगर डोमेस्टिक होटल बुकिंग की बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है और कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यात्रा फ्रेट भी लॉन्च किया है। इसके जरिए कंपनी कॉर्पोरेट सर्विसेज भी ऑफर करने वाली है। तो कंपनी के क्लाइंट में B2B और B2C कस्टमर्स हमें देखने को मिलते हैं और कंपनी का फोकस है हाई स्पेंडिंग ट्रैवलर्स पर और कंपनी एजुकेटेड अर्बन कंज्यूमर्स को टारगेट करती है। फिस्कल 23 की बात करें तो कंपनी के पास 813 से ज़्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं। इसके साथ ही 49,800 से ज़्यादा रजिस्टर्ड SME कस्टमर्स हैं और इसके साथ ही अगर ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू को देखा जाए तो ये देश की तीसरी लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑनलाइन ट्रेवलर कंपनी है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट OTC प्लेटफॉर्म है। और इस कंपनी के साथ हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ होटल्स और एकोमोडेशंस टाइप हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। ऑलरेडी इस तरह की कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं और भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह के बिजनेस में हमें इंटर करते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का हमें एंट्री बैरियर्स नहीं देखने को मिलता है। और इस तरह की कंपनियों को अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी तरह के स्कीम्स वगैरह लॉन्च करने होते हैं, साथ ही एडवर्टाइजमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करने होते हैं। तो इसके कारण इस तरह की जो कंपनियां हैं वो हमें प्रॉफिट में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो कंपनियां प्रॉफिट और मार्जिन बहुत कम निकाल पाती हैं, तो ज़्यादातर इस तरह की कंपनियां हमें लॉस में ही देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब इस कंपनी के भी फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में देखने को मिल रही है। तो अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में फाइनेंशियल 21 के मुकाबले फाइनेंशियल 23 में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन फाइनेंशियल 22 में इसके एसेट में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी हमें 118 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है, वो फाइनेंशियल 22 में घट के हमें 30 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 23 में कंपनी हमें 7 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो इस तरह की कंपनियों को मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम वगैरह लॉन्च करने होते हैं, काफ़ी तरह के ऑफर देने होते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है। तो इसके कारण इस तरह की जो कंपनियों का प्रॉफिट है वो हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनियां बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाती हैं। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो ये भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और करंट में कंपनी के ऊपर 153 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर इसके KPI की बात करें तो इसका जो P मल्टीपल है वो 205.8 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना IPO लेकर आई है, यानी कि IPO बहुत ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे इसमें ग्रोथ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो अगर कंपनी की लिस्टिंग थोड़ी सी और अच्छी प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है तो कंपनी और भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगी
तो इसके बाद कंपनी के जो प्राइस हैं तो उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको इसमें स्लो ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अगर ROE और ROC की बात करें तो ये दोनों हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 के करीब है, यानी कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा हमें हेवी डेट देखने को मिल रहा है। EPS 0.69 है, यानी कि बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, और दूसरा हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, टेक्नोलॉजी एंड अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने बिजनेस के एक्विजिशन और आगे बिजनेस की ग्रोथ में लगाने वाली है, तो इससे अपने डेट का भुगतान नहीं करने वाली है, यानी कि कंपनी आगे भी डेट में रहने वाली है। तो चलिए अब IPO के डिटेल्स देख लेते हैं। IPO के डिटेल्स की बात करें तो IPO 15 सितंबर यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 20 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 142 रुपये है। लॉट साइज 105 शेयर्स का रखा गया है। IPO के इशू साइज की बात करें तो ये अब तक अपडेट नहीं किया गया है, हालांकि यहाँ पर 602 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 1,21,83,099 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किए जाएंगे और ये एक मेन बोर्ड IPO है, तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। IPO के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो QIBs के लिए 75% का रिजर्वेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 10% का पोर्शन रखा गया है। तो ये जो कंपनी है वो कंटिन्यू पिछले 2 साल हमें लॉस में देखने को मिली है और करेंट फाइनेंशियल में ही कंपनी हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, तो इसके कारण इस IPO में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन दिया गया है। तो IPO के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 15 सितंबर यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 20 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 25 सितंबर होने वाला है, रिफंड डेट 26 सितंबर रहेगा, क्रेडिट डेट 27 सितंबर है और IPO की लिस्टिंग 29 सितंबर को होने वाली है। IPO के लॉट साइज की बात करें तो IPO में 105 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,910 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर यात्रा ऑनलाइन IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक हमें ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इस IPO की ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस IPO में आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले। अगर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए, तो इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है तो फिर इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इस IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, वो भी आपको तब अप्लाई करना है जब इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब आपके सामने जोमेटो का एग्जांपल है कि ग्रे मार्केट में उसकी बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही थी, इसके कारण बहुत सारे रिटेलर्स ने उस IPO में अप्लाई किया था और IPO के लिस्टिंग के साथ ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा था। लेकिन जिन्होंने भी IPO में लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट नहीं किया, जिन्होंने भी उसको होल्ड करके रखा था, तो उन सबको अभी लॉस हो रहा है। तो इसलिए अगर आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि एक तो IPO काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आया है, इसके साथ ही कंपनी भी हमें लॉस में देखने को मिल रही है, कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इस तरह की कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट कर दूंगी कि इस IPO में आपको आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसके साथ ही अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।